कभी ऐसा हुआ है आप पूरा दिन व्यस्त रहे काम में, कॉल्स में, लोगों से बातचीत में, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते वक्त ऐसा महसूस हुआ आज तो मैं खुद से मिला ही नहीं। या आप खाना खा रहे हैं लेकिन स्वाद महसूस नहीं हो रहा। आप चल रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। ऐसा लगता है जैसे शरीर तो चल रहा है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। हम हर दिन कुछ न कुछ कर रहे हैं लेकिन जैसे जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही है। ना ठहराव है, ना जुड़ाव है, ना सच्चा एहसास। अगर ये सब आपके साथ भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही जी रहे हैं, बिना होश के, बिना जागरूकता के। और यहीं से शुरू होती है ओशो की एक बेहद जरूरी बात, अवेयरनेस यानी होश। यही है संतुलित जीवन की चाबी। तो चलिए आज बात करते हैं ओशो की किताब अवेयरनेस, द की टू लिविंग इन बैलेंस, और समझते हैं कि होश में जीना आखिर क्या होता है और कैसे ये हमारी रोजमर्रा की उलझनों में सच्ची शांति ला सकता है। अध्याय 1। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो जी रहे हैं वो सच में जीवन है या सिर्फ एक दोहराया जा रहा पैटर्न? ओशो। अध्याय 1 की शुरुआत एक गहरे लेकिन बेहद साधारण सवाल से करते हैं। क्या आप सच में जागे हुए हैं? और वो ये सवाल अलार्म के लिए नहीं पूछ रहे। ये उस अंदरूनी नींद के बारे में है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं बिना यह महसूस किए कि वो असल में सो रहे हैं। हम सो रहे हैं लेकिन जागे हुए दिखते हैं। ओशो कहते हैं इंसान तब तक पूरी तरह जगा नहीं होता जब तक वो अपने अंदर की जागरूकता को अनुभव नहीं करता। हम उठते हैं, खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन होश में नहीं होते। हम ऑटो पायलट पर जी रहे होते हैं। मान लो आप सुबह उठते हैं और चाय बना रहे हैं। कितने लोग हैं जो उस एक कप चाय को पूरा महसूस करते हैं? उसकी खुशबू, गर्माहट, स्वाद। अक्सर उस दौरान दिमाग या तो कल के झगड़े में उलझा होता है या आज की मीटिंग में। क्या है असली अवेयरनेस? ओशो बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। जागरूकता का मतलब है हर पल को पूरी उपस्थिति के साथ जीना, न तो अतीत में खोना, न भविष्य की चिंता में डूबना। बी अ वॉचर। ओशो बार बार यही कहते हैं। अपने विचारों को, भावनाओं को, कार्यों को देखते रहो जैसे कोई तीसरा व्यक्ति अंदर बैठा सब कुछ नोटिस कर रहा हो लेकिन बिना दखल दिए। और जब आप सिर्फ देखने लगते हैं तो एक चमत्कार होता है। आप अपनी ही सोच, अपनी ही आदतों, अपनी ही प्रतिक्रिया से अलग हो जाते हैं। आप में एक स्पेस बनता है जहां से आप चीजों को ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा शांति और ज्यादा समझदारी से देख सकते हैं। क्यों जरूरी है होश में रहना? क्योंकि बिना होश के हम बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। किसी ने कुछ कहा तो हमें गुस्सा आ गया, कोई तारीफ करे तो हम फूल गए, कोई अपमान करे तो हम टूट गए। ओशो कहते हैं कि जब आप होश में होते हैं तो आप इन प्रतिक्रियाओं को होते हुए देख सकते हैं। आप गुस्सा आते हुए देख सकते हैं। और उस क्षण में जब आप सिर्फ देख रहे होते हैं आप आजाद होते हैं। हर दिन एक अभ्यास है। ओशो ये नहीं कहते कि आपको पहाड़ों पर ध्यान करने जाना पड़ेगा। वो कहते हैं हर रोज के साधारण कामों में होश लाओ। चलते समय बस चलो, मोबाइल नहीं, सोच नहीं खाते समय सिर्फ खाओ। हर निवाला, हर स्वाद को महसूस करो। बात करते समय सुनो पूरी तरह से, ध्यानपूर्वक। जब आप इन छोटे पलों में जागरूक होने लगते हैं तो आपका पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। तो इस अध्याय का सार क्या है? जागो, क्योंकि यही पहला कदम है। जब तक हम नींद में जी रहे हैं तब तक हम बस रिएक्ट कर रहे हैं, जी नहीं रहे। जागरूकता कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। हर पल की एक चुनाव प्रक्रिया है। क्या मैं होश में रहूंगा या बस बह जाऊंगा? अब एक सवाल जो ओशो अगली बार उठाते हैं, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? क्योंकि जब हम अपने विचारों को देख सकते हैं तो निश्चित ही हम वो नहीं हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम और गहराई से जानेंगे स्व यानी आत्मा या चेतना क्या है और उसे कैसे जाना जा सकता है। तब तक के लिए एक छोटा अभ्यास आज दिन में कम से कम एक काम पूरी जागरूकता के साथ कीजिए और देखिए क्या बदलता है। अध्याय 2। पिछले अध्याय में हमने जाना कि जागरूकता क्या है, कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऑटो पायलट पर जीते हैं और कैसे हर पल को पूरी होश से जीना ही असली ध्यान है।
लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन? सोचने वाला और देखने वाला, क्या फर्क है? ओशो इस अध्याय में हमें एक बेहद सरल लेकिन गहरा अनुभव कराते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और वहां एक टीवी चल रहा है। टीवी पर विचार आ रहे हैं, कुछ डरावने, कुछ रोमांचक, कुछ भावुक, लेकिन आप खुद उस टीवी को देख रहे हैं। आप टीवी नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी एक परत है जो सोचती है और एक परत है जो देख सकती है कि सोच चल रही है। वही देखने वाली परत, वही साक्षी, वही चेतना, असली मैं है मैं। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। ओशो कहते हैं आपके अंदर जो भी चलता रहता है, गुस्सा, डर, इच्छा, कल्पना, वो सब मेहमान हैं और आप हैं उस घर के मालिक। लेकिन हुआ क्या है, हमने मेहमानों को पहचान मान लिया है और खुद को भुला दिया है। हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, लेकिन असल में सच ये है गुस्सा मेरे अंदर हो रहा है और मैं उसे देख सकता हूं। ये बहुत बड़ा बदलाव है जब आप किसी भावना के साथ एक नहीं होते बल्कि उसे देखते हैं। जागरूकता क्यों इतनी शक्तिशाली है? क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं तो आप खुद को उस भावना की पकड़ से आजाद कर देते हैं। अब गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करता, डर आपको बांध नहीं सकता, कामना आपको भटका नहीं सकती। आप अपने केंद्र में लौट आते हैं। ओशो कहते हैं विटनेसिंग इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। साक्षी बनना, खुद को देखना, यही है मुक्ति की शुरुआत। तो अभ्यास क्या है? इस अध्याय में ओशो कोई कठिन तकनीक नहीं देते। वो कहते हैं बस ध्यान दो। जब कोई भावना आए बस कुछ पल रुक जाओ और अपने आप से कहो, अच्छा गुस्सा आ रहा है, डर उठ रहा है, सोच चल रही है, बस देखो, कुछ मत करो, ना दबाओ, ना भागो, ना लड़ो, बस देखो। जैसे कोई सड़क किनारे बैठा ट्रैफिक को देख रहा हो। वो हर गाड़ी को नहीं रोकता लेकिन सबको देखता है। एक छोटी कहानी से समझें। ओशो एक साधु की कहानी सुनाते हैं। वो साधु जंगल में अकेला बैठा था। ध्यान में अचानक एक भालू उसकी ओर दौड़ता है, पर वो भागता नहीं, बस देखता है। पूरी जागरूकता से भालू कुछ दूरी पर आकर रुकता है और वापस चला जाता है। ओशो इस कहानी से ये नहीं कह रहे कि आपको सच में भालू के सामने बैठ जाना चाहिए। वो बस ये दिखा रहे हैं कि जब भीतर से डर हट जाता है तो बाहर की ताकतें भी कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, अब आप होश में हैं। इस अध्याय का सार क्या है? आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप अपनी पहचान, नाम, काम, कहानी कुछ भी नहीं है। आप बस एक साक्षी हैं जो देख सकता है बिना डूबे हुए। और जैसे जैसे आप देखना शुरू करते हैं, आप में शांति आती है, फैसले साफ होते हैं और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। अगर मैं एक साक्षी हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा हूं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं निष्क्रिय हो जाऊं? क्या जागरूकता का मतलब है कि मैं जीवन से अलग हो जाऊं? ओशो अगले अध्याय में इसी भ्रम को तोड़ते हैं कि जागरूकता और क्रियाशीलता के बीच कैसा संबंध है। क्या हम एक साथ होश में भी रह सकते हैं और पूरी ऊर्जा से काम भी कर सकते हैं? जवाब जानने के लिए मिलते हैं अध्याय 3 में। तब तक के लिए बस इतना याद रखिए, जो देख सकता है वही बदल सकता है। अध्याय 3। तो अब तक हमने जाना कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं भी नहीं हैं। हम वो साक्षी हैं जो सबको देख सकता है, और ये देखना ही असली जागरूकता है। लेकिन अब एक सवाल सामने आता है, क्या जागरूक रहने का मतलब है कि हम सिर्फ चुपचाप बैठे रहें, कुछ न करें, क्रियाहीन हो जाएं? क्या होश में जीना हमें निष्क्रिय बना देता है? इस अध्याय में ओशो इसी भ्रम को दूर करते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जागरूकता और क्रियाशीलता एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि पूरक हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया में अंतर। ओशो सबसे पहले हमें 2 शब्दों का फर्क समझाते हैं, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन और क्रिया यानी एक्शन। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ बोल जाते हैं तो वो प्रतिक्रिया है। वो स्वतः होती है, वो आदत है, उसमें होश नहीं है। लेकिन अगर हम उस अपमान को देख सकें, उसे महसूस कर सकें और फिर भी शांत रहकर कोई निर्णय लें, तो वो क्रिया है, उसमें चेतना है। वह चुनाव से आती है, स्वचालित रूप से नहीं। ओशो कहते हैं, अ कॉन्शियस एक्शन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ मैकेनिकल रिएक्शन।
जब आप जागरूक होते हैं तो आप वही करते हैं जो जरूरी है, लेकिन अब आप उस क्रिया के गुलाम नहीं होते, आप उसके स्वामी होते हैं। क्या ध्यानमग्न व्यक्ति कुछ नहीं करता? ओशो इस धारणा को पूरी तरह तोड़ते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। वो कहते हैं एक सच्चा जागरूक व्यक्ति जीवन के हर पहलू में अधिक सक्रिय होता है, लेकिन उसकी सक्रियता में एक गहराई होती है, उसकी गति में शांति होती है। वो कुछ भी करता है, लेकिन जल्दबाजी या भ्रम में नहीं, बल्कि स्पष्टता और सच्चे अनुभव के साथ। उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई कलाकार है जो पेंटिंग बना रहा है। अगर वो पूरी जागरूकता के साथ काम कर रहा है तो हर ब्रश स्ट्रोक में एक मौन होगा। वो अपनी कला में खोया नहीं होगा, बल्कि अपने भीतर भी मौजूद होगा। यही है क्रियाशीलता में ध्यान। ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप गुफा में जाकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि आप शहर में रहकर भी, भीड़ के बीच रहकर भी अपने भीतर शांत रहें, होश में रहें और फिर हर काम को उसी चेतना के साथ करें। संतुलन की कुंजी। इस अध्याय का सार यह है कि होश में रहकर जीना न तो भागना है, न ही चिपकना। यह बीच का रास्ता है जहां आप दुनिया के काम भी करते हैं, लेकिन खुद में स्थिर रहते हैं। ओशो यही सिखाते हैं, ना तो आप बाहरी दुनिया में खो जाएं, ना ही अंदर की शांति में इतना लीन हो जाएं कि जीवन से कट जाएं। संतुलन का मतलब है बाहर सक्रियता, अंदर शांति। एक छोटा अभ्यास। आज कोई भी एक काम चुनिए, जैसे खाना बनाना या लिखना, और उसे पूरी जागरूकता से कीजिए। हर एक हरकत को देखिए, हर एक विचार को आते जाते देखिए और फिर गौर कीजिए उस क्रिया की गुणवत्ता कितनी बदल जाती है। अब इस अध्याय के अंत में ओशो एक और दिलचस्प सवाल उठाते हैं। अगर मैं हर पल होश में रहूं तो क्या मेरे अहंकार यानी ईगो का क्या होगा? क्या जागरूकता मेरे मैं को भी बदल देती है? क्योंकि अभी तक जो भी हम समझते थे कि मैं हूं, वो विचारों, भावनाओं और पहचान का एक मिश्रण था। तो जब ये सब पीछे छूटने लगे तो असल मैं कौन बचता है? इस गूढ़ लेकिन जरूरी सवाल का जवाब मिलेगा। अध्याय 4 में मिलते हैं वहां जहां हम जानेंगे कि अहंकार कैसे बनता है और जागरूकता उसे कैसे मिटा सकती है बिना किसी संघर्ष के। अध्याय 4। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि जागरूकता हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि वो हमें सचमुच सक्रिय बनाती है। होश के साथ किया गया हर कार्य एक प्रकार का ध्यान होता है। अब ओशो हमें लेकर चलते हैं एक और गहराई में, जहां वो पूछते हैं अगर हम विचार नहीं हैं, भावनाएं नहीं हैं, यहां तक कि हमारी प्रतिक्रियाएं भी हम नहीं हैं, तो फिर जो मैं कहता है वो कौन है? इस अध्याय का केंद्र बिंदु है अहंकार, यानी वह मैं जो हम मानते हैं कि हम हैं, लेकिन क्या वो सच में हम हैं? अहंकार क्या है? ओशो बताते हैं कि अहंकार एक झूठी पहचान है जो हम धीरे धीरे बनाते हैं, दूसरों की बातों से, समाज की अपेक्षाओं से, हमारी परवरिश, हमारी उपलब्धियां और हमारे डर से। बचपन से हमें सिखाया जाता है तुम अच्छे हो क्योंकि तुम फर्स्ट आए, तुम खास हो क्योंकि तुम सुंदर हो, तुम समझदार हो क्योंकि सबने तारीफ की। धीरे धीरे हम इन बाहरी वैलिडेशंस को जोड़कर एक छवि बना लेते हैं, एक नकली मैं, जिसे ओशो ईगो कहते हैं। लेकिन असली समस्या तब होती है जब हम उसी नकली मैं से चिपक जाते हैं, और जब कोई उस पर चोट करता है, जैसे आलोचना करता है या अस्वीकार कर देता है, तो हम टूट जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या उदास हो जाते हैं। असली मैं और नकली मैं में फर्क ओशो समझाते हैं कि असली मैं को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वो चुपचाप मौजूद होता है, वो बदलता नहीं, ना तारीफ से फूलता है, ना आलोचना से सिकुड़ता है। लेकिन अहंकार बहुत नाजुक होता है, उसकी जरूरत है लगातार सहमति, पहचान, तारीफ। उसे बनाना भी पड़ता है और बचाना भी। ओशो कहते हैं ईगो इज नॉट योर नेचर, इट इज अ सब्स्टिट्यूट, अ प्लास्टिक सेल्फ क्रिएटेड टू हाइड द रियल। जागरूकता और अहंकार का संबंध अब यहां आती है असली बात। जागरूकता ही अहंकार को पिघलाने की चाबी है। आप उसे तोड़ते नहीं हैं, आप उससे लड़ते नहीं हैं, आप बस देखते हैं। जब आप ध्यान से देखें कि मैं क्यों इतना आहत हो गया, मुझे अपनी छवि को बचाने की इतनी जल्दी क्यों है, मुझे हर बार सही साबित होना क्यों जरूरी लगता है, तो धीरे धीरे वो नकली मैं ढाने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ अनदेखे में ही जी सकता है। जैसे अंधेरे में ही छाया दिखती है और जैसे ही रोशनी पड़ती है वो गायब हो जाती है।
ओशो कहते हैं, ईगो कैनॉट सर्वाइव इन अवेयरनेस। द मोमेंट यू आर अवेयर, ईगो डिसअपियर्स। तो क्या करना है? आपको अहंकार से लड़ना नहीं है। बस हर बार जब आप मैं कहते हैं तो एक पल रुक कर पूछिए, क्या ये सचमुच मैं हूं या यह कोई छवि है जो मैंने बनाई है? ये सवाल ही आपकी चेतना को जागृत कर देता है और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी। ओशो एक साधु की बात बताते हैं जो हर बार कोई उसकी तारीफ करता तो वो मुस्कुराकर कहता, यह तो तुमने कहा। और जब कोई उसे गाली देता तब भी वो मुस्कुराकर कहता, यह भी तुमने कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने उस नकली पहचान को छोड़ दिया था। अब वह केवल होश में था, न झूठी तारीफ से उड़ता न निंदा से गिरता। अहंकार कुछ भी स्थायी नहीं है, वो दूसरों की रायों का एक जाल है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हम खुद को भी पहचानने लगते हैं। जागरूकता का मतलब है हर पल खुद को देखना, अपनी छवि को पकड़ते हुए पकड़ना और फिर धीरे धीरे उससे आजाद हो जाना। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि अहंकार एक भ्रम है और जागरूकता से वो धीरे धीरे पिघलता है, क्या चेतना यानी कॉन्शियसनेस और आत्मा यानी सोल एक ही चीज है या उनमें फर्क है? और क्या हम उस अंतिम सत्य को भी जान सकते हैं जिसे ओशो नो सेल्फ या शून्यता कहते हैं? इस बेहद गहरे और रहस्यमय प्रश्न की खोज में मिलते हैं अध्याय 5 में, जहां हम जानेंगे जागरूकता से आगे क्या है। अध्याय 5। अब तक की यात्रा में हमने कई परतों को पीछे छोड़ा, विचारों को, भावनाओं को, यहां तक कि उस नकली मैं यानी अहंकार को भी। अब ओशो हमें ले जाते हैं एक और गहराई में जहां सवाल उठता है, जब सब कुछ हट जाए तो आखिर बचता क्या है? क्या वो आत्मा है या कुछ और? क्या हमारी चेतना ही हमारा अंतिम सत्य है या उससे भी आगे कुछ है? इस अध्याय में ओशो हमें उस अनुभव की ओर इशारा करते हैं जिसे वो कहते हैं नो सेल्फ यानी अस्व या शून्यता। चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है ओशो? पहले हमें ये समझाते हैं कि चेतना यानी वो देखने की शक्ति, वो जो विचारों को देख सकती है, भावनाओं को देख सकती है, यहां तक कि मैं कहने वाले अहंकार को भी देख सकती है। ये वही शक्ति है जो हमें होश में लाती है। जब आप कह सकते हैं मैं गुस्से में हूं या मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब है कि आप गुस्से या दुख से अलग हैं। आप देखने वाले हैं और यही देखने की शक्ति ही है चेतना। लेकिन ओशो यही नहीं रुकते, चेतना से भी आगे शून्यता का अनुभव। ओशो कहते हैं कि अगर हम अपनी जागरूकता को गहराते जाएं, देखने वाले को भी देखना शुरू करें, तो एक बिंदु आता है जहां सब कुछ गिरने लगता है ना सिर्फ विचार, न सिर्फ भावनाएं, बल्कि देखने वाला मैं भी, यानी वो भी जो कहता था मैं देख रहा हूं, अब सिर्फ मौन रह जाता है। एक ऐसी उपस्थिति जिसमें न कोई विचार है, न पहचान, न द्वंद्व, न चाह, बस होना। ओशो इस स्थिति को कहते हैं नो सेल्फ, जहां एस्व यानी सेल्फ मिट जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। क्या यह डरावना है? बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर क्या बचा? क्या मैं खत्म हो गया? क्या यह मृत्यु है? ओशो कहते हैं यह मृत्यु नहीं है, यह पहली बार असली जीवन है। क्योंकि अब तक जो मैं था वो तो एक झूठा निर्माण था, वो अहंकार था। अब जो बचा है वो कोई भूमिका नहीं निभा रहा, वो बस है शुद्ध, मौन, पूर्ण। इसे कैसे समझे? मान लीजिए आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं, कोई विचार नहीं, कोई बेचैनी नहीं, ना अतीत ना भविष्य, सिर्फ आप हैं, झील है और मौन है वो जो उस पल में है। वही नो सेल्फ है, कोई मैं नहीं जो बोले मैं इसे देख रहा हूं, बस मौन है, बस उपस्थिति है। ओशो कहते हैं When there is no self, only then you are truly free। क्या करना है? ओशो किसी तकनीक की सिफारिश नहीं करते, वो बार बार यही कहते हैं देखते रहो, जितना गहराई से देखोगे उतनी परतें गिरेंगी और अंत में देखने वाला भी विलीन हो जाएगा। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस धीरे धीरे खुद से उतरते जाना है और तब आप पहुंचेंगे उस मौन तक जो न जन्मा है न मरेगा, जो सिर्फ है। ओशो हमें उस अनुभव की ओर ले जाते हैं जहां जागरूकता भी खुद को छोड़ देती है, जहां बस मौन बचता है, जहां कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं। यही असली मुक्ति है, जहां कुछ भी नहीं होता और फिर भी सब कुछ मौजूद होता है। अब जब हमने ये समझा कि चेतना के पार भी एक मौन है, तो एक अगला गहरा सवाल उठता है,
अगर सब कुछ छोड़ने में ही मुक्ति है, तो क्या इच्छाएं पूरी तरह गलत हैं? क्या हमें चाह रखना भी छोड़ देना चाहिए, या जागरूक होकर इच्छाएं भी जी जा सकती हैं? इस जरूरी सवाल का जवाब मिलेगा अध्याय 6 में, जहां हम जानेंगे क्या जागरूकता और इच्छा साथ साथ चल सकती हैं या दोनों विरोधी हैं। अध्याय 6। पिछले अध्याय में हमने एक गहरे मौन की झलक देखी थी, जहां सब कुछ, विचार, भावना, अहंकार धीरे धीरे गिरते जाते हैं और अंत में जो बचता है वह होता है शुद्ध अस्तित्व। एक ऐसी अवस्था जिसे ओशो नो सेल्फ कहते हैं। अब एक सवाल सामने आता है, क्या इस गहराई में पहुंचने का मतलब यह है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? क्या इच्छाएं बुरी हैं? क्या एक जागरूक व्यक्ति को कुछ चाहना भी नहीं चाहिए? आज हम इसी सवाल के साथ अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं। जागरूकता और इच्छाओं का रिश्ता क्या है? इच्छा क्या है? ओशो शुरुआत में ही कहते हैं, इच्छा कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब आप बिना होश के इच्छाओं के पीछे भागते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई इच्छा उठती है तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा होती है। जैसे ही आप सोचते हैं काश मुझे ये मिल जाए, तो साथ ही एक तनाव भी आता है। आप भविष्य में चले जाते हैं। आप उस क्षण को छोड़ देते हैं जिसमें आप हैं। ओशो इसे ही कहते हैं, डिजायर इज मूवमेंट अवे फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट। इच्छा हमें अभी से खींचकर कहीं और ले जाती है। क्या इच्छा छोड़नी चाहिए? यहां ओशो बहुत संतुलित बात कहते हैं। वो ना तो इच्छा को दमन करने की सलाह देते हैं और ना ही अंधाधुंध उसे पूरा करने की। वो कहते हैं, इच्छा को देखो, जागरूक बनो और फिर तय करो, क्या ये वास्तव में तुम्हारे भीतर से उठ रही है या सिर्फ कंडीशनिंग का हिस्सा है? बहुत बार हम जो चाहते हैं वो वास्तव में हमारी अपनी इच्छा नहीं होती, बल्कि समाज, परिवार या प्रतिस्पर्धा से आई होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आपको एक बड़ी कार चाहिए, तो रुक कर पूछिए, क्या सचमुच मुझे इसकी जरूरत है, या बस इसलिए क्योंकि और लोग ले रहे हैं? जागरूक इच्छा कैसी होती है? ओशो कहते हैं, एक जागरूक इच्छा में तनाव नहीं होता, उसमें पकड़ नहीं होती, उसमें बस एक सहज प्रवाह होता है। जैसे एक कलाकार को चित्र बनाना है, वो उसकी गहरी इच्छा है, लेकिन उसमें कोई तुलना, कोई अहंकार, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बस एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जागरूक इच्छा में जरूरत होती है, बेहोश इच्छा में लालच, और ये फर्क आपको खुद देखना होगा। हर बार जब कोई चाह उठे तो बस रुकिए, उसे महसूस कीजिए और फिर होश से तय कीजिए क्या करना है। इच्छा और त्याग। ओशो इस भ्रम को भी तोड़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसे सब कुछ त्यागना पड़ेगा। वो कहते हैं, त्याग तब असली होता है जब वह स्वाभाविक रूप से आता है, ना कि जबरदस्ती या सामाजिक दिखावे के लिए। अगर भीतर से कोई इच्छा गिर जाए तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप खुद को मजबूरी में रोक रहे हैं तो वो रिप्रेशन यानी दबाव है, और वो भीतर कहीं ना कहीं जहर बनकर काम करेगा। इसलिए ओशो फिर वही बात दोहराते हैं, देखो देखो और बस देखो। देखना ही शुद्धिकरण है, देखना ही परिवर्तन है। एक छोटा अनुभव ओशो सुझाव देते हैं, जब अगली बार आपके अंदर कोई इच्छा उठे, जैसे किसी को जवाब देने की, कुछ खरीदने की या तारीफ पाने की, तो उसे तुरंत पूरा मत करो। बस कुछ पल बैठो, उस इच्छा को देखो, उस बेचैनी को महसूस करो और देखो क्या वो धीरे धीरे अपनी ताकत खोती है। यही है जागरूकता के साथ इच्छा जीना। इस अध्याय का सार ओशो के अनुसार, इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, वो सिर्फ अनजानी हो तब समस्या बनती है। जब आप इच्छाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आप उन्हें बेहतर समझ पाते हैं, उन्हें बिना चिपके जी पाते हैं, और धीरे धीरे वही इच्छाएं आपको बाधा नहीं देती, बल्कि विकास का साधन बन जाती हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो शायद आप भी भीतर से वही तलाश महसूस कर रहे हैं, थोड़ा और सच के करीब आने की, थोड़ा और खुद को समझने की। इस वीडियो में हमने एक सरल लेकिन गहरी बात की कि असली बदलाव बाहर कुछ हासिल करने से नहीं आता, वो आता है अंदर जागने से। जब आप खुद को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जिसे आप हमेशा ढूंढते रहे। तो आज कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम लीजिए। एक पल के लिए खुद को देखिए, कोई भावना, कोई सोच, कोई आदत, बस उसे देखें, बिना भागे, बिना बदले। कभी कभी सिर्फ देखना ही शुरुआत होती है, और वही शुरुआत
जिंदगी बदल देती है। अगर ये बात आपके भीतर कहीं छू गई हो तो इस सफर को जारी रखें, चाहे वो अगला वीडियो हो, एक किताब का पन्ना या सिर्फ खुद से एक ईमानदार बातचीत। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ये सफर साथ तय करें तो जुड़े रहिए यहीं, इसी जगह, क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब कोई आपको बदलता है। बदलाव तब आता है जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं।